जैसा कि मित्रों मैंने पिछले लेक्चर में आपको ग्रॉस वैल्यू एडिट के विषय में बताया था कि ग्रॉस वैल्यू एडिट क्या होता है। इससे संदर्भित जो जीडीपी में योगदान होता है और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कोई भी देश विकसित, अविकसित, विकासशील किस प्रकार से होता है, उसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से तथ्य माने जाते हैं, अर्थात ऐसे इम्पोर्टेंट कौन से फैक्टर हैं जिसके माध्यम से किसी भी देश को विकसित, विकासशील एवं अविकसित रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। राइट। आज हम बात करने वाले हैं कि जो जीडीपी होती है से जीएनपी कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जीडीपी जो है वो आपकी क्या है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं जो एक्चुअली में किसी भी वस्तु और एक वर्ष के अंतर्गत किसी भी देश में वस्तु एवं उत्पादन जो है उनके वस्तुओं एवं उत्पादन का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। जबकि जीएनपी जो होता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये भी देखा जाए तो वार्षिक ही होता है, लेकिन ये जो है वो डोमेस्टिक ना होकर ये नेशनल होता है। राइट। जबकि डोमेस्टिक में क्या होता है कि वे सभी हम फैक्टर शामिल कर लेते हैं जो घरेलू क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। घरेलू क्षेत्रीय सीमा का मतलब ये है जो भारत की भूमि में आते हों या भारत की भौगोलिक सीमा में आते हों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग भी इसमें आ जाते हैं जो विदेशों में क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उनके लिए क्या होता है कि जो आ, आप जानते हो क्या होता है, उच्चायुक्त और जो राजदूत होते हैं वो कहाँ वहाँ पर प्रतिस्थापित किए जाते हैं, तो उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो ये सभी क्या है, भौगोलिक सीमा की श्रेणी में आ जाते हैं। राइट। क्योंकि ये उनकी एक घरेलू सीमा है। राइट। घरेलू सीमा है क्योंकि लोग जहाँ जहाँ रहते हैं अपना स्थान किए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो उस देश का संबंध हमारे देश से किस प्रकार का रहता है, तो इनके बीच एक कनेक्टिविटी होती है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राज राजनीतिक क्षेत्र में हो। राइट। तो इस कनेक्टिविटी को बनाए रखने हेतु जो आदान प्रदान होता है, अगर हमारा देश के लोग वहाँ हैं और उनकी कनेक्टिविटी अपने देशों से है, राइट, तो आप जानते हो उनके हित के लिए हमारे यहाँ से वहाँ क्या जाते हैं, राजदूत एवं उच्चायुक्त जाते हैं। राइट। तो इसके विषय में बताया था वो शामिल कर लेते हैं। जबकि जीएनपी का मतलब क्या होता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय चीज़ों को समझते हैं, यानी कि ये राष्ट्र की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्र में वो सभी लोग आ जाते हैं जो भारत के नागरिक हैं। ओके। और भारत की नागरिकता के होने के नाते अगर वो भले ही विदेशों में हैं, राइट, वो भले ही विदेशों में हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई सेवाएं जो हैं वो तो उसी देश में होंगे, लेकिन उन्हें जो मिली हुई जो राशि होती है वो हमारे देश में काउंट होती है। राइट। तो वो जीएनपी के अंतर्गत आ जाती है। तो जीएनपी एक्चुअली में जीडीपी का एक हिस्सा होता है। समझ रहे हो, जीडीपी का एक वो एक प्रकार का हिस्सा ही होता है जीएनपी भी। तो जीएनपी को हम अगर समझते हैं तो जीएनपी के अंतर्गत ग्रॉस राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे बोलते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक्चुअली होता क्या है, तो ये वे सभी प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट एवं अंतिम वस्तुएं, सेवाएं जो होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर एक्चुअली में इनको हम शामिल करते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पर वस्तुएं सेवाओं की जगह हम अगर देखते हैं तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये होता है वहाँ की धनराशि पर, अर्थात पैसे पे डिपेंड होता है। राइट। क्योंकि जीडीपी में हम वस्तुएं सेवाओं को शामिल करते थे, और इसमें हम जो शामिल करते हैं, इसमें जो हम शामिल करते हैं, इसमें करते हैं सेवाओं की, जो भी उनको इनकम मिलती है सेवाओं के माध्यम से। साथ ही साथ आप जानते हो इसमें हम अगर शामिल करेंगे जो भारत सरकार है, राइट, जो भारत सरकार है किसी से कर्ज देती है, किसी से लेती है, किसी को अनुदान देती है, किसी से अनुदान लेती है। और साथ ही साथ आप जानते हो इसमें क्या होता है कि जैसे ब्याज भुगतान का मतलब कर्ज ही देना होगा, ठीक है। इसमें और भी हैं जैसे कि रेमिटेंस भी होते हैं, जैसे विदेशों हमारे भारतीय लोग विदेशों में काम करते हैं, राइट, तो उनको जो इनकम मिलती है, राइट, तो वो क्या है, रेमिटेंस है, भारत में वो शामिल होगी। और जो भारत में लोग काम कर रहे हैं विदेशी, उनकी रेमिटेंस है वो विदेशों में जहाँ जहाँ वो बने रहते हैं उस अकॉर्डिंग वो शामिल हो जाएगी।
तो यही क्या है, जीएनपी कहलाता है। जीएनपी जो होता है ना, जबकि जीडीपी है वो वस्तुओं और सेवाओं पर डिपेंड होती है, जबकि जीएनपी है वो वस्तुओं सेवाओं में जो वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं लोग, उनको जो इनकम मिल रही है उस पर डिपेंड होती है। साथ ही साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट जो है किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया निभाती है, राइट, आर्थिक विकास में किस प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया निभा रही है, उसमें अकॉर्डिंग जो भी वो निर्णय लेती है, जिस प्रकार से, चाहे वो ब्याज भुगतान से हो, चाहे ब्याज प्राप्तियों से हो, राइट, साथ ही साथ जो भी अनुदान देना हो किसी गरीब देश को या किसी से अनुदान लेना हो, तो इनसे संबंधित जो भी गवर्नमेंट जो है अपने निर्णय डिसीजन मेकिंग करती है, वो हम इसी में शामिल कर लेते हैं जीएनपी में। तो उम्मीद करते हैं जीएनपी आपको समझ में आया होगा। तो जीएनपी जो है एक्चुअली में सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जीएनपी जो होती है उसको हम जीडीपी में से क्या क्या माइनस करेंगे, जीडीपी में से। तो जीडीपी में देखो क्या माइनस करना है और क्या जोड़ना है। ओके, तो जीडीपी में हमें क्या जोड़ना है और क्या माइनस करना है, इस उद्देश्य से हमारी क्या निकलती है, जीएनपी निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी में से मुझे क्या माइनस करना है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ माइनस करेंगे जो विदेशियों की आय, राइट, वो भारत में है, राइट, जो विदेशियों की आय भारत में है। अर्थात जैसे ऐसे लोग भी हैं जो विदेशी लोग हैं, राइट, और विदेशी लोग हैं अर्थात विदेशी लोगों का मतलब हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि हम लेंगे विदेशी नागरिक, हम विदेशी नागरिक लेंगे, विदेशी लोग नहीं लेंगे। क्योंकि अगर विदेशी लोग अगर भारत की नागरिकता ले लेता है, भारत की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी आय जो है वो भारत में ही शामिल हो जाएगी। अगर वो भले ही जन्म के आधार पे ना हो, अगर भारत की नागरिकता वो ले लेता है, तो उस जो भी वो इनकम कमाएगा, जो भी इनकम कमाएगा, तो भारत में ही शामिल हो जाएगी, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं विदेशी नागरिक, यानी कि विदेशों में रहने वाले नागरिक जो भारत में काम कर रहे हैं और भारत में सेवाएं दे रहे हैं, और भारत द्वारा कंपनियां जो स्थापित हैं वो इनको इनकम दे रही हैं, राइट, वो इनको क्या दे रही हैं, इनकम दे रही हैं। तो यही जो इनकम है, यही जो इनकम है वो भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगी, अर्थात भारत की जीएनपी में शामिल नहीं होगी। जैसे आप जानते हो कि भारत में विदेशी नागरिकों की आय, विदेशी नागरिकों की आय, तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है, राइट, ये हमारी जीएनपी में शामिल नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप जानते हो, लेकिन हमेशा याद रखना आय की बात कर रहे हैं, केवल आय की। अगर आप इनके उत्पादन की बात करोगे ना, तो उत्पादन जीडीपी में शामिल हो जाएगा। अगर इनके द्वारा कोई भी उत्पादन किया जा रहा है भारत में, तो वो तो हम जीडीपी में शामिल कर लेंगे, लेकिन इन्हें जो हम आय देंगे ना, तो वो तो अपनी जो आय ले रहे हैं ना, अपनी आय जो है ना, वो उस जीडीपी में शामिल होगी। कहाँ की, उस जीडीपी में। वो भले ही भारत में यहाँ खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी आय जो है, वो बचत जो है, वो कहाँ दे रहे हैं, वो वहाँ दे रहे हैं। ओके, तो वो वहाँ शामिल होगी। अगर एक बात समझो, जैसे अगर वो खर्च करते भी हैं, ठीक, खर्च करते हैं तो अपनी बेनिफिट के लिए खर्च करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं, लेकिन वो उत्पादन के बेस पर तो भारत में शामिल हो जाएगी। लेकिन आप जानते हो जो उन्हें इनकम मिल रही है, बचत कर रहे हैं, वो भारत में शामिल नहीं होगी, वो एक्चुअली उस देश की जो जीडीपी है वहाँ पे शामिल हो जाएगी, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विदेशियों की भारत में जो भी आय है, जो विदेशी नागरिक हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनको हम जीडीपी से हटा देते हैं, अर्थात माइनस कर देंगे, ठीक। और प्लस क्या करेंगे, अर्थात जोड़ेंगे क्या, यानी कि विदेशों में भारतीय नागरिकों की अर्जित आय, राइट, अर्जित आय। तो देखो, अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर क्या होता है, जो विदेशों में हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो वो भारत के नागरिक हैं ना, वो वीज़ा बनवा के जाते हैं, काम करते हैं, सब जगह अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है, जहाँ से भी वो जैसा करना चाहें। तो वो वहाँ पर जब काम करते हैं, जब वहाँ पे वो काम करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, जैसे उत्पादन के अगर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राइट, तो वो जो उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन जो है एक्चुअली वो वहाँ की जीडीपी में शामिल हो जाएगा,
वहाँ की जो भी उत्पादन कर रहे हैं भारत के नागरिक हैं, वो विदेशों में गए और विदेशों में वो काम करने लगे और विदेशों में वो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादन करने लगे, राइट। किसी उद्योग में लग गए, वहाँ उत्पादन कर रहे हैं। तो उत्पादन जो कर रहे हैं, वो जो उत्पादन है उसे कहाँ काउंट करेंगे? उस देश की जीडीपी में। जबकि उनके मेहनत का, उनका जो पारिश्रमिक है, उनकी मेहनत का जो उन्हें प्रतिफल मिलेगा, जो इनको आय दिया जाएगी, इनकम दी जाएगी, राइट, वो जो सैलरी दी जाएगी वो भारत की आय में शामिल हो जाएगी। या हम इसको बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि ऐसी आय जो विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित की गई हो। ऐसी आय जो विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित की गई हो, इसे बोलते हैं रेमिटेंस। और उसको हम क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं भारत में। क्यों? क्योंकि वो जो कमा रहे हैं ना, वो जो कमा रहे हैं वो किसे दे रहे हैं? भारत को दे रहे हैं। क्यों? भारत के नागरिक हैं, उनको टैक्स किसका लग रहा है? भारत का लग रहा है। समझ लो, भारत का भी टैक्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम आय पे टैक्स लगती है कि नहीं? तो इनकम आय, अगर इनकी भी इनकम आय है ना, भारत के रहने वाले हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, राइट, भारत के रहने वाले हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, जितनी भी इनकम है इनकी, इन पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो ये भारत की लगाएगी। क्यों? क्योंकि ये भारतीय नागरिक हैं, ये भारतीय नागरिक हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर वहाँ की जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ की जो सरकार है इन पे टैक्स नहीं लगाएगी। उत्पादन शुल्क जरूर लगाएगी, उत्पादन करते हैं उत्पादन शुल्क लगाएगी, लेकिन आय जो कमाते हैं उन पे जो टैक्स लगता है ना, वो हमारे यहाँ के जो भी टैक्स है उस हिसाब से लगाया जाता है। देखो ऐसा है, टैक्स तो गवर्नमेंट जो वहाँ कर है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगा देगी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगा देगी स्वेच्छा से। लेकिन वो टैक्सेशन है ना, जो उसकी कमाई होगी वो भारत की हो जाएगी, राइट। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप जानते हो वो भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक हैं और उनकी जो आय है वो भारतीय आय है, तो भारत में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए। चलो, अगर सुनो, अगर ऐसा भी है जैसे कि अगर वो गवर्नमेंट जैसे रखना चाहे, तो ऐसा भी हो जाता है जैसे कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, तो उस देश की जैसे आप मान लो ब्रिटेन के, मान लो तो ब्रिटेन के भारत में भी रह रहे हैं, भारत के ब्रिटेन में भी रह रहे हैं। तो आप जानते हो भारत के लोग ब्रिटेन में भी कमा रहे हैं, भारत में भी कमा रहे हैं। तो आप जानते हो क्या है कि इन पर जो लगने वाला जो टैक्स होता है वो 0-0 हो जाएगा, ठीक है। फ्री एग्री ट्रीटमेंट जो आपने देखा हो, व्यापार होता है, तो इसके अंतर्गत ये हो जाता है कि जो वैसे उसको हम शामिल नहीं करेंगे इसमें, बस हमने को उम्मीद किए थे। लेकिन आप जानते हो क्या होते हैं कि जैसे ब्रिटेन की और भारत की ले लो, तो भारत और ब्रिटेन की जो भी अपनी अपनी लोग जो काम कर रहे हैं, अपनी भी कंपनियों में काम कर रहे हैं, भारत के ब्रिटेन में कर रहे हैं, ब्रिटेन के भारत में कर रहे हैं, अगर इनके द्वारा जो इनकम आ रही है, जो इनकम दी जा रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो उन पर टैक्सेस शून्य कर देंगे, बोलेंगे हम तुम्हारी पे नहीं लेंगे, आप हमारे पे नहीं लोगे। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, राइट। ये 100% श्योर नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जैसे वहाँ रहते हैं तो गवर्नमेंट ही टैक्स लगा देगी, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है। ये आपने एक रणनीतिक समझौता पे डिपेंड करता है, राजनीतिक व्यवहार पे डिपेंड करता है, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलो, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हम केवल ये समझा रहे हैं आपको, जो भारतीय नागरिक होते हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उन्हें जो अर्जित आय दी जा रही है, अर्थात उसे रेमिटेंस बोलते हैं, उसे हम भारत की जीएनपी में हम शामिल कर लेते हैं, अर्थात जीडीपी में से उसको हटाएंगे और हम जीएनपी में शामिल करेंगे। अरे सॉरी, जीडीपी में हम उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जीडीपी में हम क्या करेंगे? वो ऐड कर लेंगे, जबकि इसे हम माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या होता है कि हमारी सरकार क्या करती है कि अलग अलग बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक है, जैसे IMF है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अवसंरचना बैंक है, ठीक, एशियाई अवसंरचना बैंक है, विकास बैंक है, इनसे क्या लेती है? IBBM है, IIMB है। तो ऐसी जो बैंकें हैं, तो इनसे हमारी सरकार जो है क्या ले लेती है? टैक्स ले लेती है, अरे सॉरी, क्या ले लेती है? वो उनसे मतलब क्या करती है? फंड ले लेती है, ऋण ले लेती है, अर्थात ऋण ले लेती है। तो यही जो ऋण है, ओके, यही जो ऋण है, इसका सरकार ब्याज भुगतान करेगी कि नहीं? ओके, इस पे जो ऋण लिया है इस पे ब्याज लगता है, चाहे वर्ल्ड बैंक 1% लगाती हो, चाहे IMF कितना भी लगाती हो, अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेती हैं,
राइट। तो आप जानते हो जो भी ये ऋण सरकार बड़ी बड़ी संस्थाओं से लेती है, वर्ल्ड बैंक बताया, IMF बताया, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक बताया, राइट, ऐसे अवसंरचना बैंक बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। तो इन पर जो वहाँ की जो संस्थाएं होती हैं वर्ल्ड बैंक पे, विश्व स्तर पे जो काम करती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये इनसे क्या है, सरकार ले लेती है ऋण। अब यही ऋण जो होता है सरकार को इसको चुकाना होता है। तो ऋण अगर सरकार नहीं चुका पाती है तो इस पे लगने वाला जो ब्याज होता है, तो ब्याज का भुगतान तो करना पड़ेगा, ब्याज का भुगतान तो करना पड़ेगा। तो सरकार को ब्याज भुगतान करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसको माइनस कर दो, ब्याज भुगतान। तो ब्याज भुगतान को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट, क्योंकि ब्याज भुगतान किए। जबकि किसी को हम ऋण देते हैं, किसी को हम ऋण देते हैं, जब हम किसी को ऋण देते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, ब्याज, उससे हमें क्या मिलेगा, ब्याज। तो हम इसको प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कोई व्यक्ति सॉरी कोई भी देश है जो गरीब है, राइट, उसको ज़रूरत है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करने में। तो, तो ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर वो भारत से ऋण लेती है तो भारत क्या है, उसको ऋण प्रदान कर देगा। अब ऋण प्रदान कर देगा तो भारत उस जो ऋण दिया है उस पर क्या लगाएगी, वो ब्याज लगाएगी, ओके, उस पर क्या लगाएगी, ब्याज लगाएगी। जो ब्याज है उसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये ब्याज प्राप्तियां हैं, ठीक, ब्याज की प्राप्तियां, अर्थात ब्याज से प्राप्त आय है, ओके। इसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ब्याज से प्राप्त आय, या ब्याज से प्राप्ति आय, या ब्याज प्राप्तियां भी हम उसे बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ब्याज से प्राप्त आय। तो ये एक्चुअली में ब्याज ही होता है, किसी को हम ऋण देते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला जो ब्याज है वो ब्याज प्राप्तियां ही हैं, ठीक है, इसको हम प्लस कर देते हैं, राइट। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं अनुदान देना, अनुदान देना, ठीक। अनुदान देना का मतलब क्या होता है कि ये अनुदान जो दिया जाता है किसी प्राकृतिक घटनाओं की समस्याओं से अगर कोई देश ग्रस्त है, राइट, और उसके पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है, राइट, और साथ ही साथ वो काफ़ी स्थितियों से और काफ़ी ऐसी इस समस्याओं से निरंतर प्रभावित है जिससे वो अपने आप को उभर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, सरकार दया करती है कि ऐसे देश को मदद करना चाहिए, यहाँ के लोगों के साथ मदद करना चाहिए, इनके साथ गलत ना हो। तो सरकार क्या करती है, बिना ब्याज के उनको ऐसे ही फ्री पैसा देते, दान कर देती है, ओके। तो अनुदान का मतलब यही होता है कि ऐसा पैसा जो किसी देश को इस स्थिति में देते हैं जब वो देश किसी प्राकृतिक समस्याओं से ग्रस्त हो, ओके। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में भी दे देती है जब कोई देश किसी देश द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रभावित किया गया हो, राइट, और उसके पास इतना पर्याप्त संसाधन नहीं है, उसके पास राजकोष में इतना धन नहीं है, संचय निधि में उतना उसके नहीं है ताकि वो अपने का खर्चा उठा सके या किसी परियोजनाओं को स्थापित कर सके, देश का विकास कर सके, राइट, या लोगों के जो खाद्यान्न पूर्ति है उसको कर सके। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट सोचती है कि हम इसका हित कर दें बिना ब्याज के, क्योंकि इसके पास ब्याज भी देने के लिए नहीं है, तो हम इसका दान कर दे रहे हैं कि भाई तेरी मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, तो अपना विकास कर ले। तो इस हेतु गवर्नमेंट क्या करती है, दान कर देती, दान कर देती है। तो ऐसे में जानते हो कि जैसे सरकार, भारत सरकार भी दान करती है, लेकिन दान सरकार आप जानते हो जैसे पाकिस्तान को भी, वैसे पाकिस्तान को भी अगर मदद के लिए गुहार लगाता है तो सरकार दयावान है, भारत सरकार दयावान है, दे सकती है, ठीक। बांग्लादेश, भूटान को भी देती है, श्रीलंका भी है, मालदीव, ये अपने जो पड़ोसी देश है ना, इनको दान करती है गवर्नमेंट, सोचती है कि चलो ये काफ़ी दुखी देश हैं और इनको दान करना चाहिए, तो उस हिसाब से कर देती है। इसके बाद आप जानते हो अनुदान लेना, अनुदान लेना अब क्या होता है कि सरकार जो होती है अगर किसी गवर्नमेंट से अगर वो उधार पैसा मांगती भी है, अगर वो गवर्नमेंट सोचती है कि चलो हम भारत को फ्री दे देते हैं
अपने संबंध को अच्छे बनाने के लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि अपना एक पारस्परिक जो संबंध है, रणनीतिक समझौते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, और वो पारदर्शी और संतुलन की अवस्था में हो जाते हैं। जबकि ब्याज वालों में क्या होता है कि एक प्रकार से ये है कि हमने ये ब्याज वालों में ऐसा होता है ना कि इसमें ऐसा होता है कि हमारे जो संबंध किसी देश से हो या ना हो, तब भी हम ब्याज से उसको दे देते हैं। जबकि अनुदान हम ऐसी देश को देते हैं जो देश समस्याओं से ग्रस्त हो, दूसरी बात उससे हमारे अच्छे संबंध हो सकें और आने वाले समय में हमारे साथ या हमारा माल को वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, आयात कर सके। समझ रहे हो? अनुदान हम ऐसी देश को देते हैं जब कोई देश से मांग करता हो कि मुझे, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मुझे आयात की ज़रूरत है, तो ऐसे देशों को ही देते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वहाँ उस देश में निर्यात हो सके। तो हर गवर्नमेंट अपना फ़ायदा चाहती है, हर गवर्नमेंट चाहती है, हर सरकार चाहती है, हर देश चाहता है। तो सरकार भी है अगर अनुदान देगी, वो पहली बात तो कंडीशन देखती है प्राकृतिक समस्याओं को लेकर के। अगर प्राकृतिक समस्याओं से वो ग्रस्त है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है उस देश में निर्यात हो सके, राइट, वहाँ पे मेरा सामान की बिक्री हो सके, ये भी देखती है। तो इस हेतु सरकार क्या है, अनुदान देती रहती है। अनुदान लेना भी है, अनुदान लेना भी है। तो आप जानते हो अनुदान बड़े बड़े देश जैसे आप जानते हो अनुदान ले लेती है, तो अनुदान लेता है तो इससे क्या है कि एक संबंध बने रहते हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, राइट, और भी देश, रूस जैसे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश हैं, अगर अनुदान देना चाहते हैं वो एक संबंध को बनाए रखने के लिए, ताकि आप जानते हो कि इससे क्या होगा कि अपने जो संबंध हैं वो ठीक ठाक बने रहें। देखो गरीब देशों को, कई ऐसे देश हैं जो नहीं देते हैं अनुदान, ठीक, नहीं भी देते हैं, बोलेंगे इसके पास क्या है, नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ के लोगों की डिमांड भी नहीं है, केवल रोटी खाना का डिमांड है, इसके बाद और एडवांस कोई डिमांड ही नहीं है, तो फिर उसको अनुदान देने से सकते हैं देश, लेकिन दयावान देश होते हैं वो देते रहते हैं। तो देखो हर देश स्वार्थी टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ 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 देश निस्वार्थी भी होते हैं। तो इससे क्या है, वो निरंतर अपनी लाभ को देखते हैं। तो अगर लाभांश को वो देखते हुए इस चीज़ों को वो निभाते हैं, राइट। चलो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जीएनपी में क्या क्या आता है। जीएनपी में देखो शामिल क्या करते हैं, जीएनपी में करते हैं विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित आय, जिसे रेमिटेंस बोलते हैं। दूसरी बात, ब्याज से प्राप्त आय, ठीक है। तीसरी बात है अनुदान लेना, इनको भी हम इसमें बोल देते हैं क्योंकि अनुदान लेना ये फ्री होता है, इस पर ब्याज नहीं लगता है। अब इससे हटाते क्या है, इससे हटाते हैं जो भारत में लोग रह रहे हैं विदेशों के, उन्होंने जो आय दी जाएगी वो हटाएंगे, माइनस करेंगे। दूसरी बात, ब्याज भुगतान, जो हमने उधार लिया है पैसा किसी भी बड़ी बड़ी संस्थाओं से या किसी देश से, उसका ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद अनुदान देना, ये भी माइनस हो जाएगा। गरीब समस्याओं से ग्रस्त देश हैं उनको अनुदान देनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, मानवाधिकार सभी के हैं, राइट। तो अगर कोई देश दुखी है, वहाँ की जनता दुखी है, तो उसका भी बोझ उठाना पड़ जाता है। चलो, तो ये क्या है, इनको माइनस कर देंगे। अब जो भी बचत है उनको जीएनपी में शामिल कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जीएनपी का जो अगर आप वैल्यू देखोगे ना तो बहुत ही कम रहती है, क्योंकि आप जानते हो भारत में विदेशी नागरिकों की आय ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। भारत में विदेशी नागरिकों की आय लगभग में 79 मिलियन डॉलर तक शायद होती है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो भारत में विदेशी नागरिकों की आय है ये सबसे ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद आप जानते हो विदेशों में भारतीय नागरिकों की अर्जित जो आय है, ये सॉरी एक मिनट, ये गलत है, ये यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो विदेशी नागरिकों की जो आय है वो कम है थोड़ा, जबकि विदेशों में भारतीय नागरिकों की जो आय है वो ज़्यादा, क्योंकि भारत में बहुत लोग हैं और विदेशों में सबसे ज़्यादा भारतों के लोग, हर देश में भारत के लोग मिलेंगे आपको, ओके। तो आप जानते हो भारत वैसे भी विश्व में प्रथम होने वाला है जनसंख्या की दृष्टि से, वैसे भी दूसरे पे है, 2025-30 तक संभावनाएं हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि भारत के जो वैसे भी तो लोग इतने सारे ज़्यादा होने की वजह से बाहर हैं, राइट, बाहर हैं, तो इससे क्या है, इससे एक फ़ायदा ये है कि रेमिटेंस भारत का उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो रेमिटेंस सरकार को मिलता है, सरकार को रेमिटेंस मिलता है, ये रेमिटेंस अगर आप देखोगे कि ब्याज भुगतान जो है इसी में ही सब चला जाता है, इसी में ही सब चला जाता है, राइट।
क्योंकि आप जानते हो ब्याज भुगतान इतना ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा रहता है कि जितना भी सरकार को ये पैसा मिलता है, जैसे अनुदान लेना है, राइट, ब्याज से प्राप्त आय है, विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी आय है, यहाँ से जो रेमिटेंस मिल रहा है, तो ये सब इसी ब्याज भुगतान में ही चला जाता है। तो गवर्नमेंट को जीएनपी से कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि ब्याज भुगतान सरकार इतना उधार, इधर उधर का उधार ही पैसा रहता है, तो वो इसी को चुकाते चुकाते सब दिमाग ठंडा रह जाता है, सरकार का ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इतनी सारी उधार ले लेगी गवर्नमेंट इधर उधर से, तो उसका तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। चलो, तो वर्ल्ड बैंक से उधार लोगे, बड़े बड़े आप क्या बनाओगे, रोड बनाओगे, बांध बनाओगे, हाईवे बनाओगे, तो इनके लिए तो क्या चाहिए, वर्ल्ड बैंक से उधार ही चाहिए, तो 1% पे देती है, तो उसका ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो ब्याज तो इतना बनेगा कि यहाँ से जितनी भी आय आप कमाओगे ये सब ब्याज ही भुगतान में ही चली जाती है, समझ रहे हो। चलो, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाता है विदेशों में भारतीय नागरिकों की अर्जित आय, दूसरे में आता है ब्याज से प्राप्त आय, तीसरे में आता है अनुदान लेना, ठीक है, यही आता है। और जबकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी ये आपने अर्जित किया है ना पैसा, जितना भी ये अर्जित किया है, ये सब इसी में चला जाता है, ब्याज भुगतान में ही। चलो, तो जीएनपी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जीएनपी से हम एनएनपी कैसे निकालते हैं। तो एनएनपी अगर आप देखोगे तो एनएनपी का मतलब ही होता है निबल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। देखो, हम ये चीज़ें ऐसे लिख रहे हैं, ओके, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए, आपको समझ में आता है बेहतर है। और ये चीज़ें तो आप हमारी वॉइस सुनते ही होगे, इससे आप नोट डाउन करते रहिए, ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इतना बच्चे तो हो नहीं कि हम बिल्कुल साफ ही साफ लिखूं तभी आप लिखोगे। बस ये है कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ बस आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए और लिखते रहिए, राइट। अब बात आती है एनएनपी की। तो एनएनपी का मतलब ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है एक्चुअली में यहाँ पे था देखो ग्रॉस, जबकि नेट है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी है इससे हम एनडीपी जब बनाते हैं ना, तो इसमें क्या है कि जो ग्रॉस शब्द होता है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ग्रॉस है इसमें जीएनपी में यहाँ पे जो ग्रॉस है इसी से वो एनएनपी बनता है, तो यहाँ पर नेट आ जाता है, राइट। ये नेशनल प्रोडक्ट वही रहेगा, ऊपर है यहाँ पे। तो ये नेट क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें भी ग्रॉस में हमेशा याद रखना कुछ ऐसी एडवांस चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, राइट। वो चीज़ें क्या है, एक चीज़ के पात्र को बनाए रखना होता है, राइट। तो इसलिए वो एक गौड़ वस्तु हो जाती है। तो इसी प्रकार से ग्रॉस जो नेशनल प्रोडक्ट है इसमें भी कुछ गौड़ चीज़ें शामिल रहती हैं, ओके। अब बात आती है कि जब इसी को हम जब नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसके अंतर्गत आप जानते हो क्या करेंगे, इसमें हम जो मूल्यह्रास है, राइट, जो मूल्यह्रास है उसको माइनस कर देंगे, ओके, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात एनएनपी बराबर होता है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस माइनस है, ओके, माइनस मूल्यह्रास, क्या करेंगे, मूल्यह्रास और घिसावट, ठीक है। ये मूल्यह्रास उसी में था, मैंने आपको सेवा क्षेत्र में बताया था कि पिछली बार आप देखना, पिछला लेक्चर है उसमें सेवा क्षेत्र में, और घिसावट भी मैंने आपको बता दी थी। चलो, तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे कि यहाँ पर सर कोई मशीन तो काम कर नहीं रही है, तो इसमें कहाँ से घिसावट आ गई इसमें कौन सी मशीन लगी, देखो, विदेशों नागरिक आय कौन सी मशीन है, विदेशों में भारतीय नागरिकों की अर्जित आय कौन सी मशीन लगी है, बताओ, नहीं है ना। लेकिन घिसावट है, घिसावट है, थोड़ा ध्यान से देखना, घिसावट मिलेगी इसमें। चलो चलो, तो ये हमारा क्या निकल आया, एनएनपी। और एनएनपी एक्चुअली में देखा जाए ना, यही क्या है, यही है नेशनल इनकम, यही है नेशनल इनकम, राइट। ये क्या है, नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम जो है ना, ये टोटल है, ये टोटल लोगों की है, जितने भी लोग हैं सभी की है, ये टोटल लोगों की नेशनल इनकम।
राष्ट्रीय इनकम। तो राष्ट्रीय इनकम में तो आपको पता ही होना चाहिए, जितने भी टोटल लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनकी टोटल जो इनकम है, समझ रहे हो, उनकी टोटल जो इनकम है उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। लेकिन ये शुद्धता पे डिपेंड है, नेट पे, राइट। अब क्या होता है कि यही जो नेशनल इनकम है, यही नेशनल जो इनकम है, इसको अगर हम जनसंख्या से भाग दे दें, नेशनल इनकम अगर हम इसे जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो इसको जब जैसे ही जनसंख्या से भाग देंगे तो ये निकल आएगा हमारा पीसीआई, यानी कि पर कैपिटल इनकम। ठीक है, ये क्या निकल आएगा हमारा? पीसीआई। चलो, तो पीसीआई समझ में आनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय। तो पीसीआई जो है प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो ये क्या है? ये जब नेशनल इनकम जितनी है भारत के नागरिकों की, इसको हम जनसंख्या से भाग दे देंगे तो ये निकल आएगा पीसीआई, प्रत्येक व्यक्ति। ये लेकिन वार्षिक होता है, ठीक है, ये वार्षिक होता है। अभी मैंने आपको बताया था 2152 जो डॉलर है, या इसको हम 150,000 इस प्रकार से बोल सकते हैं। 150,000 का मतलब होता है 1,50,000, ये वार्षिक है, ठीक है। ये इसको डॉलर में प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो, जबकि अन्य देशों की अगर बात करोगे ना, अन्य देशों में तो उनका पीसीआई ज़्यादा है, ठीक है, पीसीआई ज़्यादा है। जैसे अमेरिका का ले लो, चाइना का ले लो, अमेरिका है, चीन है, इनका पीसीआई बहुत ज़्यादा है। का जो पीसीआई है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसी बेसिस पर, सुनना, इसी बेसिस पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय के बेसिस पर ही हम अर्थव्यवस्था का आकार को भी देख लेते हैं। क्योंकि पर व्यक्ति आय जो है, अगर वो जीडीपी में शामिल रहती है, ठीक है, वो जीडीपी में शामिल होती है, तो फिर जीडीपी का मैंने आपको बताया था कि योगदान होता ही है, ठीक है, योगदान होता ही है। तो उस योगदान के आधार पर आप जानते हो अर्थव्यवस्था का आकार निकालते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस समय अगर देखा जाए यूएनओ के अकॉर्डिंग, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पाँचवीं हो गई है, ठीक है, पाँचवीं हो गई है। और 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास भारत कर रहा है। ओके, इसके बाद आप जानते हो जो जीडीपी जो वृद्धि है, अब थोड़ा वृद्धि हुई है, 6 से 6.5% की जीडीपी में वृद्धि हो रही है। इसके अकॉर्डिंग भारत क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है। यानी कि जीडीपी में अगर आप देखोगे तो ये 6 से 6.5% की वृद्धि कर रहा है। इसी से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। अब इसी में आप जानते हो पहले पे कौन है? अमेरिका है। दूसरे पे कौन है? चाइना है। चाइना के बाद आ जाओ जापान, जर्मनी, ओके, अब भारत है, ब्रिटेन है। देखो रूस का कहीं नंबर आता है इसमें? ये बताओ, रूस का किसी यहाँ पे नंबर आता है? नहीं आ रहा ना, क्योंकि अमेरिका देखो अर्थव्यवस्था में सबसे नंबर 1 पे, चीन दूसरे पे, जापान तीसरे पे, जर्मनी चौथे पे, भारत पाँचवें पे, ब्रिटेन। जबकि रूस जो है अर्थव्यवस्था में भले ही नहीं है, लेकिन वो सैन्य क्षेत्र में सबसे पावरफुल है। अब वो सैन्य क्षेत्र में सबसे ताकतवर है, तो वो तो किसी को भी दबोच देगा। चलो, फिर भी अमेरिका कम नहीं है उससे, हाँ, टक्कर में है। इंडिया का अगर आप जीडीपी देखोगे तो ये मिलेगी आपको 854 इंडिया की जीडीपी की अगर बात की जाए तो ये 854.7 बिलियन है, ठीक है। देखो ये आंकड़े एक बार आप देख लेना, ठीक, आंकड़े आप ये एक बार देख लेना। चलो, ये डॉलर में है, ये डॉलर में, राइट, 854.7 बिलियन डॉलर, ये जीडीपी है इंडिया की। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब हम बात करेंगे परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी।
PPP ये क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो इस चीज़ को अगर समझना है ना, ये डिपेंड करती है जनसंख्या, फिर मांग पर डिपेंड करेगी, जनसंख्या पे डिपेंड करेगी, ठीक है, मांग पे उपभोग पे डिपेंड करती है। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस देश में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस देश में परचेजिंग पावर जो पैरिटी है उतनी ही ज़्यादा होगी, समझ रहे हो, उतनी ही ज़्यादा होगी, और उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी, मुद्रास्फीति, क्योंकि इसका संबंध जो है सीधे सीधे मुद्रास्फीति से रहता है। क्यों? आप जानते हो जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर है, जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, क्योंकि वस्तुएं जितनी ज़्यादा हो सकता है उत्पादन इतना ना हो पाता हो, और परचेजिंग पावर निरंतर वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। बस ये है कि उत्पादन की अगर गुणवत्ता बराबर लिमिटेड है, ठीक है, परचेजिंग पावर भी वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मांग जो है वो स्थिर रहती है, ठीक, परचेजिंग पावर जब बढ़ती है तो इसकी जो मुद्रास्फीति होती है वो आप जानते हो कौन सी हो जाएगी, तो वो मैंने आपको बताया था, एक बार देख लेना। चलो, तो परचेजिंग पावर में अगर आप देखोगे तो भारत जो है वो सेकंड नंबर पे है, भारत जो है सेकंड नंबर पे है, पहले पे जो है चीन है, पहले पे जो है वो चीन है, पहले पे क्या है, चीन है, दूसरे पे है भारत। ये क्यों है पहले पे और दूसरे पे? आप जानते हो कि अगर इसकी अमेरिका से अगर तुलना करते हैं, अमेरिका में आप जानते हो कि कोई भी अगर सामान खरीदा जाता है, कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो, सामान सामान में हम कुछ ऐसा ले लेते हैं जो मतलब खाने पीने का हो, यानी कि समोसे की बात कर लो, मान लो वहाँ पर कोई समोसा है, वहाँ पर कोई समोसा अगर बिक रहे हैं तो वहाँ पर मान लो समोसा की जो कीमत है हम मान लेते हैं $5 की है, ठीक है, $5 की है, तो $5 बराबर जितना भी रुपए होगा, मान लो इसका हो गया ₹350, ठीक है, ₹350। अब बात ये आती है, हम इसको 350, अब हम बात करते हैं ₹350 ये, तब इसको भारत, देखो ऐसा है, $5 में मान लो वहाँ पे 2 समोसे मिलते हैं, ठीक है, और भारत में अगर देखोगे तो 2 समोसे की जो वैल्यू है मान लो ₹10 है, कहीं कहीं ₹15 है, वो अलग बात है। तो अमेरिका में देखोगे ना तो ये $5 के 2 समोसे हैं, और भारत में देखोगे तो ये 10 और ₹15 के 2 समोसे हैं, और इसकी जो वैल्यू है यही 2 समोसे हैं, देखना यही 2 समोसे हैं। अमेरिका में अगर आप जाते हो तो अमेरिका में आप ₹350 खर्च करोगे तब आपको ये 2 समोसे मिले, ठीक, और भारत में आप 10 से ₹15 खर्च करो तब मिलेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक व्यक्ति 2 समोसे जब खाता है, ठीक है, 2 समोसे जब खाता है अमेरिका में तो वो $5 खर्च करता है, $5, और जब भारत में वही 2 समोसे खाता है तो 10 से ₹15 खर्च करता है। ओके, अब बात करते हैं कि यही 2 समोसे जो हैं, यही दो समोसे हैं, अगर यही व्यक्ति, सुनना ध्यान से, यही व्यक्ति क्या करता है कि ₹350 के समोसे लेता है, ₹350 के समोसे लेता है, तो ये समोसे जो हैं ये पूरा घर खाएगा इससे, ये समोसे हैं इससे वो व्यक्ति पूरा घर खाएगा, व्यक्ति व्यक्ति खाएगा, आसपास पड़ोसियों को खिला देगा, जबकि अमेरिका में वो 2 ही समोसे केवल एक ही व्यक्ति खाएगा। तो आप खुद समझ सकते हो, खुद समझ सकते हो कि ये व्यक्ति जब भारत में अगर आता है समोसे खान तो इसे $1 भी नहीं देना पड़ेगा, $1 भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि अपने यहाँ पर आप देखोगे तो जो माल है, जो माल है वो कीमत के आधार पर अगर देखोगे तो बहुत ही सस्ता है, कीमती के आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मुद्रा है वो अमेरिका की तुलना में बहुत ही कमज़ोर है, अमेरिका की तुलना में बहुत ही कमज़ोर है, तो इस वजह से जानते हो अपने यहाँ का जो माल है वो थोड़ा अमेरिका की तुलना में सस्ता रहता है, राइट, सस्ता रहता है। तो इसलिए आप जानते हो कि जितना भी ये जो माल है, राइट, जितना ये जो माल है
ये क्या होता है कि जैसे विदेशों में जाता है, मान लो भारत क्या करे, भारत के पास माल है, अगर वो अमेरिका भेजता है, अमेरिका भेजता है, तो अमेरिका में क्या करता है, अमेरिका में जैसे जाता है तो ये यहाँ पर मान लो वो 10 रुपये का है, तो वहाँ पर वो अगर जाएगा तो $1 का चला बिक जाएगा, क्योंकि वहाँ डॉलर से नीचे की बात ही नहीं होती है। यहाँ रुपये पे एक, यहाँ पर $1 की बात होती है, वहाँ $1 की बात होती है। डॉलर से तो कोई चीज़ नीचे नहीं, अगर मान लो वो चीज़ $1 की यहाँ पर है, अमेरिका में जा रही है, तो वो $1 की हो जाएगी, $1 की हो जाएगी। तो वहाँ पर महंगा बिकता है। कैसा बिकता है? महंगा बिकता है, राइट। तो फिर ऐसे में क्या है, भारत ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना चाहेगा कि अमेरिका में बेचें, बड़े बड़े अच्छे देशों में बेचें, तो क्या है, बेनिफिट रहता है। चलो समझ में आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी है कि अगर वहाँ का देश अगर एंटी डंपिंग लगा देता है, ठीक है, और एक्साइज और कस्टम ड्यूटी लगा देता है, तो ये प्रोडक्ट महंगा भी हो जाएगा। ठीक, ये जब महंगा हो जाएगा तो हो सकता है अमेरिका के लोग ना खरीदें। दूसरी बात है, गुणवत्ता के आधार पर भी होता है कि अगर हमारे देश में इतना अच्छा मटेरियल नहीं बना पाते हैं लोग, जितना मतलब अमेरिका में बनता है बढ़िया, अमेरिका में बनता है बढ़िया, तो हो सकता है कि इसे और सस्ता पे बेचा जा सके। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये क्लियर नहीं होता है, राइट। लेकिन क्लियर अगर देखा जाए तो निर्यात ज़्यादा करोगे तो बेहतर रहता है, बस इतना समझ लो। चलिए, तो आप खुद समझ सकते हो कि अमेरिका में 350 रुपये में दो समोसे मिलते हैं, जबकि 350 रुपये भारत में दोगे तो भारत में मिलेंगे 350 यानी कि 70 समोसे। अब 70 समोसे की तुलना आप 2 समोसे के बराबर करके देख लो, फर्क पड़ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो है, भारत में जो क्षमता है परचेजिंग की, वो सबसे ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो चाइना में है, दूसरे में है भारत। तो भारत की जो परचेजिंग पावर, जो क्षमता है, पैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप जानते हो भारत दूसरे नंबर पर आता है, जबकि चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है। देखो, चाइना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखोगे ना, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे है, और पीपीपी में फर्स्ट नंबर पे है। तो आप समझ सकते हो, भारत की तुलना कर लो चाइना से, नहीं कर पाओगे। चल, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था आप देखोगे तो बहुत जाती है, 18 से 20 ट्रिलियन के करीब है, ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर है। जबकि भारत की अगर देखोगे तो भारत की मिलेगी आपको 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर के बीच में। तो आप खुद समझ सकते हो चाइना कितना आगे है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने और भी लेक्चर पढ़ाए हैं, यूपीएससी पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आप जानते हो कि मैं प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी भी पढ़ा दिए हैं, ऑप्शनल भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाइए, ज्योग्राफी भी कंप्लीट है, सब मैंने कंप्लीट 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देख लो और कंप्लीट पढ़ लो आराम से, बढ़िया है।